हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए भाई, आज हम बात करने वाले एक नए चैप्टर के बारे में। क्लास 12 के जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब विद्युत चार्ज, स्थिर विद्युत के बारे में हम बात करने वाले हैं। कक्षा 12वीं का हिंदी मीडियम में अभी तक मैं सदिश के बारे में और मात्रक एवं विमाओं के बारे में बात कर चुका हूँ। तो भी पैरेलल में चाहता हूँ कि भाई 12 का चैप्टर भी कुछ लिया जाए, ठीक है ना। 12 के चैप्टर भी साथ साथ हिंदी में लिए जाएँ। तो 12 क्लास का सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है क्या, स्थिर विद्युत। कौन सा चैप्टर? स्थिर विद्युत। तो फटाफट हेडिंग डालिए कक्षा 12 के बच्चे जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को हिंदी माध्यम के लिए। तो स्थिर विद्युत, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थोड़ा सा स्टैटिक ये वर्ड भी याद होना चाहिए आपको। तो अभी जो हम स्टडी करने वाले, बात करने वाले, वो किसकी बात करने वाले? विद्युत की बात करने वाले। किसकी भाई? विद्युत की। वैसे कक्षा 10वीं में आप ये सब पढ़ के आए हैं। कक्षा 10 क्लास के अंदर आपने विद्युत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिसमें विद्युत के द्वारा विद्युत धारा आई थी, विद्युत धारा के बाद फिर विद्युत विभव आपने पढ़ा था। तो यहाँ पहले हम बात समझेंगे किसके बारे में? विद्युत के बारे में। तो विद्युत का मतलब यहाँ पर क्या होता है? चार्ज, आवेश। क्या होता है? आवेश। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? आवेश के बारे में। और दूसरी चीज़ आती है स्थिर। कैसा रखा है वो आवेश हमारे पास? स्थिर। मतलब वो गतिमान नहीं है, वो कैसा रखा है? स्थिर रखा है। मतलब उसका वेग में क्या बोल सकता हूँ? 0। तो वो कैसा है अपने पास? स्थिर है। मतलब कैसा है? रेस्ट में है। तो हम जो बात करने वाले आवेश की, वो किसी कंडीशन में बात करने वाले? रेस्ट कंडीशन में, है ना। तो स्थिर विद्युत का मतलब ये कि चार्ज या आवेश स्थिर अवस्था में है, ठीक है भाई। अगर गतिमान अवस्था में होता तो वो क्या बनाता? हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र बनाता। पर स्थिर अवस्था में तो वो कैसा क्षेत्र बनाएगा? विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो हम जो बात करेंगे आवेश की, वो किस बात कंडीशन में बात करेंगे? स्थिर आवेश में, ठीक है ना, स्थिर कंडीशन में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं आवेश के बारे में। आवेश क्या चीज़ है? ये लड़कियां, इसके बाल बिल्कुल एकदम इलेक्ट्रिक लाइन, चार्ज की जो लाइन्स होती है, विद्युत बल रेखाएं, उसकी तरह एकदम फैले हुए हैं, ठीक है ना। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए, स्थिर विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए भाई, हम देखते हैं इसके डेफिनेशंस के बारे में। तो सबसे पहला चीज़, आवेश पदार्थ का वह गुण है जो दो चीज़ उत्पन्न करता है, या तो विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी देगा। अगर वो स्थिर अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र के बारे में बताएगा, अगर वो गतिमान अवस्था में है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएगा। तो जिसके कारण छोटा आ जाए बेटा, चलो भाई ये पूरा आ जाए अपना, हाँ। जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या? कौन सा प्रभाव? विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, तथा इसका अनुभव करता है। या तो वो इन दोनों को उत्पन्न कर दे, या किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर हम चार्ज को फेंक रहे हैं तो उसके ऊपर किस तरह का बल लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है या फिर चुंबकीय बल लग रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी दे दे। तो वो क्या कहलाता है? हमारे पास आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? आवेश कहलाता है। तो आवेश की फटाफट डेफिनेशन लिख लीजिएगा। चलिए भाई आगे बात करते हैं। यहाँ पर बेसिकली पॉइंट नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है? देखिए बात करते हैं हम, सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए भाई, किसी भी एटम में अगर हम बात करें, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। तो पॉइंट नंबर 2 जो दे रखा है बड़े काम का है। किसी भी एटम के अंदर हम बात करें तो सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी संख्या भाई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। मतलब परमाणु जो होता है विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। देखिए जरा इसको मैं बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि ये चीज़ क्या बोल रखी है हमें ना। तो देखिए कि जैसे कोई एटम है, परमाणु का मतलब क्या हो गया? कोई एटम है हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने एक एटम बना दिया, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। यहाँ क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया? नाभिक। इस नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है भैया? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो किसी भी एटम में अगर बात करूं, जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल में था कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और 6 क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो विद्युत रूप से कैसा हो गया? उदासीन हो गया। मतलब जिसके पास धन आवेश और ऋण आवेश दोनों उपस्थित है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और 6 प्रोटॉन उपस्थित है। याद रखना भी, है ना। 6 क्या है? प्रोटॉन उपस्थित है। तो ये विद्युत रूप से क्या हो गया? हमारे पास उदासीन हो गया। क्या हो गया? विद्युत रूप से उदासीन हो गया, ठीक है ना। तो जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट, जैसे मान लीजिए सोडियम, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? वो भी 11 है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है 11 है। पर कई बार सोडियम की जगह Na की जगह ऐसा लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है Na प्लस का मतलब यहाँ पर क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया निकल गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या तो अभी भी इसके पास कितनी है भाई, कितनी है 11 ही है, कितनी है 11। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना हो गया भाई 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ से निकल गया है, ठीक है ना। तो याद रखना अगर किसी के ऊपर आवेश आता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, उसके प्रोटॉनों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती है, ठीक है। चले जी आगे बात करते हैं हम, इसके बाद हमारे आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है ये, है ना। तो ये बात हो गई हमारे पास स्थिर आवेश के बारे में। अब इसके कुछ गुण धर्म दे रखे हैं तो इन गुणों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है इसने, परमाणु की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए या को समाप्त करने के लिए आवेशित कणों को उत्पन्न किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी वस्तु को धनावेश भाई इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये देखा ना अभी मैंने क्या लिखा था, जैसे Na+ लिखा था तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी है, वस्तु को क्या बनाती है धनावेश बनाती है, और अधिकता क्या बनाती है ऋण आवेश। मतलब जैसे क्लोरीन ले लिया तो Cl के ऊपर एक ऋण लगा दिया, ऋण मतलब उसने क्या कर दिया एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अगर आती है तो वो क्या बनाती है उसको ऋण आवेश बनाती है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या बनाती है उसको इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या बनाती है उसको ऋणावेश बनाती है, और उसकी कमी क्या बनाती है उसको धनावेश बनाती है, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें याद रखना, दोनों चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब आवेशन में वस्तु का द्रव्यमान निम्न प्रकार बदलता है। देखो भाई ये बहुत अच्छी चीज़ लिखी है यहाँ पर, एक उदासीन वस्तु है, एक उदासीन वस्तु का मास कितना m है। अब इससे क्या कर लिया हमने, इस उदासीन वस्तु का जो मास है वो किसी भी धनावेश की वस्तु के मास से क्या हो गया कम ज़्यादा हो गया, क्या हो गया ज़्यादा हो गया। मतलब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए मैंने, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन थे और क्या थे 10 प्रोटॉन थे, तो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन में उसे क्या करा 2 माइनस कर दिए, कितने कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए। तो अब इसके पास कितने बचे 8 इलेक्ट्रॉन बचे, कितने बचे 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे तो इसका मास क्या हो गया कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है प्रोटॉन का भी मास होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के साथ साथ क्या होता है उसका मास भी ट्रांसफ़र होता है, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर मैं किसी वस्तु में से जैसे लिख लीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ऐसे ही मास ऑफ प्रोटॉन वो होता है 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.674, ठीक है, गुणित 10⁻27 किलोग्राम। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है ऋण आवेश होता है। अभी आप याद रखिएगा ऋण आवेश है ना, ये ऋण और धन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में अभी मैं जानकारी आपको दूंगा, तो अभी आप इतनी बातें इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद तो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ऐसे प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 गुणित 10⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना आता है आवेश कितना होता है भाई 0। न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है 0 होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक बातें याद रखिएगा। अब देखिए टॉपिक में मैंने क्या समझाया कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक चालक A है और एक चालक क्या है B है, ठीक है ना। तो इस चालक A के पास मान लीजिए मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 20 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन है। तो भैया यहाँ पर क्या करा मैंने, यहाँ से निकाल के इसको मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 5 इलेक्ट्रॉन A से किसको दे दिए B को दे दिए। तो इस भाई साहब के पास कितने बचे, इसके पास बचे 15 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितने बचे हो गए 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना 15 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन थे तो पहले इसका मास कितना था 20 m ही था, कितना था 20 m इंटू ई मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अगर मैंने उससे 5 इलेक्ट्रॉन निकाल कर उस सामने वाले को B वाले को दे दिए तो मतलब 5 m मास भी तो उसको गया है, क्या गया 5 m मास भी गया। तो इसका मास तो क्या हो गया कम हो गया 5 m से, लेकिन इसका मास क्या हो गया 5 m से 5 m से क्या हो गया बढ़ गया, 5 m से इसका मास क्या हो गया बढ़ गया। तो ये चीज़ क्या कहलाती है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनों को या आवेश को ट्रांसफ़र करता हूँ, आवेश को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भेजता हूँ, तो आवेश के साथ साथ उसके मास में भी परिवर्तन होता है, मास भी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये क्या हुआ सर, ठीक है खुल जा सिम खुल जा सिम।
चलो भाई, तो ये सारी बात हो गई। अब यहाँ पर आ जाइए भाई, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित एवं असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक बात ध्यान रखना है, जो आवेश होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के आवेश, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक धन आवेश होता है और एक क्या होता है? ऋण आवेश होता है। एक हो गया धनात्मक आवेश, है ना, यहाँ पे बना रखा है धनात्मक आवेश। और एक क्या होता है भाई? उसको हम बोलते हैं क्या? ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक आवेश और एक क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो यहाँ पर रखना धनात्मक आवेश मतलब समान आवेश। समान आवेश कैसे? या तो धन धन आ जाए या फिर ऋण ऋण आए, तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा भाई? प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। और अगर धन और ऋण आ गया तो इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? इनके बीच में आकर्षण होगा, ठीक है। तो याद रखना समान आवेशों के बीच में क्या होता है? समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, और असमान आवेश मतलब धन और ऋण के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। यही पॉइंट यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है ना, कि एक दूसरे समान प्रकृति के आवेश। कैसे समान प्रकृति के? मतलब या तो धन धन हो जाए या फिर क्या हो जाए? ये धन धन हो जाए या फिर ऋण ऋण हो जाए, तो उनके बीच में क्या होगा? हमेशा प्रतिकर्षण होगा। लेकिन उसी के प्रकार क्या होता है? असमान प्रकृति आ जाए। क्या आ जाए? असमान प्रकृति, तो उसके बीच में क्या होगा? यहाँ पर आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा, ठीक है। ये बहुत पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए जी, आगे बात करते हैं मात्रक एवं विमाओं के बारे में। देखिए नया आर्टिकल, अब यहाँ पर आवेश के बारे में बात हो रही है, तो मैंने मात्रक एवं विमाओं वाला चैप्टर आपको पढ़ाया ही है, ठीक है ना। तो आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? कूलाम होता है ना। ये इसका कैसा मात्रक है? एसआई मात्रक है। कैसा मात्रक है? कूलाम। इसको जनरली सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो विमीय सूत्र होता है, इसका विमीय सूत्र याद रखना क्या? एम्पियर इंटू टी। ए टी, ए बोले तो एम्पियर, टी बोले तो समय के लिए, टाइम के लिए। तो एम्पियर इंटू टाइम क्या होता है? इसका मात्रक होता है। और इसी के साथ साथ आवेश कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। कैसी राशि है जी? एक अदिश राशि है। याद रखना ना, ये सब आवेश के छोटे छोटे गुण दिख रहे हैं हमें कि आवेश कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे और भी इसमें कुछ ले रखिए आवेश के बारे में। देखिए भाई, ये बेसिक बातें यहाँ पर लिखी है आवेश के बारे में, इनको भी वन बाय डिस्कस कर लेते हैं। आपको जो नोट्स बनाना है वो इसी में जो पीडीएफ में दिखा है वो, प्लस जो मैं बोर्ड पे अलग से लिखवा रहा हूँ वो भी आप इसमें नोट कर सकते हैं। और उसके साथ एक अच्छा प्रॉपर कॉम्पिटिटिव लेवल का या 12th लेवल का भी नोट्स आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी हेल्प हो जाएगी उसके लिए आपको। आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर और सेकेंड होता है। अभी मैंने आपको लिखा, या फिर क्या होता है? कूलाम होता है। जैसे एटी लिखा था ना, एटी इसका विमीय सूत्र था। ए बोले तो एम्पियर और टी बोले तो समय के लिए सेकंड। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकंड या फिर कूलाम होता है। छोटे एसआई मात्रक, छोटे क्या हो सकते हैं? माइक्रो कूलाम या मिली कूलाम, है ना। माइक्रो एम सी का लिखा मतलब क्या हो गया? 10⁻³ कूलाम। और ये माइक्रो लिखा मतलब म्यू सी मतलब कितना हो जाएगा? इसको लिखूँगा 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है ना। तो ये 10⁻⁻6 कूलाम या 10⁻³ कूलाम अपने पास आ गया। चलिए भाई आगे बात करते हैं इसके सीजीएस मात्रक के बारे में। काफ़ी काम का है सीजीएस मात्रक। तो एसआई मात्रक की हमने स्टडी कर ली। अब हम बात करेंगे कौन सा? सीजीएस। सीजीएस मात्रक मैंने सिस्टम ऑफ मात्रकों की पद्धति में समझाया। मात्रकों की पद्धति कितने? 4 प्रकार की होती है, एसआई, एमकेएस, सीजीएस और आपके पास एफपीएस। तो ये दूसरी पद्धति में हम बात कर रहे हैं। तो इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम। स्थिर विद्युत मात्रक आवेश या विद्युत चुंबकीय मात्रक की बात करो तो विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? इसका एब कूलाम। ये जो मात्रक होता है इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत मात्रक। और ये वाला जो मात्रक है ना, एब कूलाम, ये कौन सा है? विद्युत चुंबकीय मात्रक। मतलब एक होगा इलेक्ट्रो ईएसयू स्थिर विद्युत मात्रक, और एक होता है ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मात्रक विद्युत चुंबकीय मात्रक। इसका मात्रक होता है एब कूलाम। क्या होता है? एब कूलाम। और यहाँ पर क्या होता है? स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है, ठीक है। तो 1 कूलाम का मान कितना होगा? 1 कूलाम होगा 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ये याद रखिएगा, रिलेशन कई बार पूछा जाता है कि 1 कूलाम का मान कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। और वैसे ही 1 कूलाम क्या होता है? याद रखना भाई, 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹
SC बोले तो स्टेट गुलाम, और 1 गुलाम इक्वल टू कितना होगा 1/10 एब गुलाम, 1/10 एक गुलाम, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1/10 एब गुलाम, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। विमीय सूत्र मैंने आपको बता ही दिया, AT होता है। अच्छा, इसके साथ साथ इसका एक और मात्रक होता है, उसको हम बोलते हैं फेराडे। क्या बोलते हैं? फेराडे। तो 1 फेराडे बराबर याद रखना, 1 फेराडे बराबर होता है 96,500 गुलाम, मतलब 96,500 गुलाम। क्या होता है भाई? 96,500 गुलाम होता है। तो ये भी इसका मात्रक याद रखना। इसमें इसकी जो सबसे बड़ी यूनिट है किसमें? फेराडे, स्टेट गुलाम और गुलाम में। तो सबसे बड़ी इसकी यूनिट क्या है? फेराडे। फिर इसकी यूनिट आएगी क्या? एब गुलाम आएगी, और फिर क्या आ जाएगी हमारे पास? स्टेट गुलाम आ जाएगी, ठीक है। तो तीनों यूनिट याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ आवेश के बारे में। तो ये कुछ आवेश के क्या आ गए? गुण आ गए। कुछ आवेश के क्या आ गए भाई? गुण आ गए, ठीक है। तो सबसे पहला गुण इसने क्या लिखा? आवेश स्थानांतरित होता है। आवेश कैसा होता है? स्थानांतरणीय होता है। आवेश स्थानांतरणीय मतलब इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को हम भेज सकते हैं। जैसे मैंने बेसिकली किसको भेजा? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे में भेजा। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? बेसिकली आवेश ही तो है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन को निकाल कर मैंने दूसरी बॉडी में भेजा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेजा, तो क्या कर रहे हैं? आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध होता है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि कोई किसी भी आवेश को अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो आवेश को भेजने के साथ साथ उसका मास भी उसमें जाएगा, ठीक है ना। बिना अगर कोई आवेश, किसी बॉडी के पास आवेश है मतलब उसके पास मास है, लेकिन अगर किसी के पास द्रव्यमान है तो उसके पास आवेश हो ऐसा जरूरी नहीं है, कतई ऐसा जरूरी नहीं है ना। अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता। मतलब जिसके पास आवेश है उसके पास 100% क्या होगा? द्रव्यमान होगा। लेकिन इसका उल्टा कि जिसके पास द्रव्यमान है ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके पास आवेश हो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए क्या हो गया? न्यूट्रॉन। क्या हो गया भाई? न्यूट्रॉन, है ना। अब न्यूट्रॉन के पास मास तो होता है, मास तो होता है कितना? 1.674 गुणित 10⁻⁻27, जो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है, लेकिन इसके पास चार्ज आवेश नहीं होता है। तो बिना आवेश के भी मास हो सकता है, पर बिना द्रव्यमान के मास होना ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको दूसरा जो पॉइंट होगा पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है ना। आवेश संरक्षित होता है मतलब क्या करते हैं? इसको ना उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते, पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इसको ट्रांसफर, परिवर्तित कर सकते हैं, इसका रूपांतरण कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इसको रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आवेश इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, किंतु इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है। वेग पर निर्भरता, भाई देखो ये याद रखना, जैसे द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान क्या करता है? वेग पर निर्भर करता है। किसी भारी वस्तु को हम कम वेग से फेंक पाएंगे और किसी हल्की वस्तु को ज़्यादा वेग से फेंक पाएंगे। ये कहाँ से आता है? कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा m/v। P बराबर क्या पढ़ा होगा? m/v। अगर m/v क्या होता है? रेखीय संवेग। क्या होता है? रेखीय संवेग। तो किसी वस्तु को अगर मैं फेंक रहा हूँ तो अगर उसका संवेग क्या है? नियत है। P क्या है? नियत हो जाए। इसको मैं थोड़ा बोर्ड पर समझा दूं तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए फॉर्मूला क्या था मेरे पास? P बराबर m/v। तो P क्या हो जाए भाई? नियत हो जाए। P क्या हो जाए? नियत। तो m/v बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में m व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? वेग के। m क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती वेग के। तो जिसका वेग ज़्यादा होगा उसका मास क्या होगा? कम, या फिर जिसका मास ज़्यादा उसका वेग क्या हो जाएगा? कम। तो भारी वस्तु को कम वेग से और हल्की वस्तु को ज़्यादा वेग से हम फेंक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चार्ज के साथ ऐसा कोई लेना देना नहीं। चार्ज किसी के पास 10 कूलाम है तो उसको 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड से फेंक सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास 20 कूलाम चार्ज है, 20 कूलाम चार्ज है ना, तो उसकी पहले स्पीड थी कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। बाद में इसकी स्पीड बढ़ाकर कितनी कर दूँ मैं? 20 मीटर पर सेकेंड। उससे इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। मतलब जो आवेश होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता। वेग से क्या होता है? निर्भर नहीं करता है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। किससे? वेग से, ना। तो पॉइंट याद रखिएगा भाई, बड़े काम का पॉइंट है ये, ठीक है ना। क्या लिखा? ये आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। ये लिखा इन्होंने पॉइंट कि जो आवेश या आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। मतलब मैं लिखता हूँ Q समानुपाती v⁻0, मतलब वेग से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया, पॉइंट नंबर 7। क्या दे रखा है? आवेश विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है भाई। देखो अगला पॉइंट क्या, आवेश विद्युत क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये बड़े काम का है। ये हमारे पास एक चैप्टर भी आएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसमें आपको पढ़ाऊंगा क्या होता है। तो अगर ये स्थिर अवस्था में, मतलब इसका वेग क्या बोलते हैं हम, एक तरह से जीरो बोलते हैं, ये वेग जीरो बोलते हैं, तो ये क्या बनाता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी केवल विद्युत क्षेत्र। अगर इसका वेग क्या है, जीरो है, मतलब स्थिर अवस्था में, तो क्या बनाएगा? केवल E बनाएगा। लेकिन अगर हमारे पास क्या होता है कि ये अगर गतिमान अवस्था में, मतलब वेग इसका क्या हो जाए? नियत हो जाए। वेग क्या हो जाए? नियत हो जाए। तो वेग नियत के केस में ये E और B दोनों बताएगा। क्या बनाएगा? E और B दोनों बनाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। आगे हम बात करेंगे कि E बराबर क्या होता है, सॉरी V बराबर E बटा B, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो हमें क्या देता है? एक तरह से वेग देता है। क्या देता है? वेग देता है। लेकिन अगर V का मान नियत नहीं है, V का मान नियत नहीं है, तो V का मान परिवर्तित हो रहा, मतलब वो आवेश के साथ एक्सलेट हो रहा, त्वरित हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो मुझे क्या देता है? चुंबकीय क्षेत्र देता है। क्या देता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो E, B एवं ऊर्जा उत्सर्जन तीनों चीज़ हमें मिल जाएगी। तो अगर वेग जीरो है तो विद्युत क्षेत्र, वेग अगर उसका कुछ है गतिमान में अवस्था में आवेश, तो चुंबकीय क्षेत्र, और अगर वेग चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र इनका जो अनुपात अगर मैं लेता हूँ वो अगर नियत आ जाता, मतलब उसका वेग क्या नियत है, तो उस कंडीशन में वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? इसको लिख लेना अत्वरित, अत्वरित जो होता है वो क्या देता है हमारे पास? विद्युत क्षेत्र। और जो त्वरित होता है इसको क्या लिखूँ मैं? त्वरित, मतलब ये एक्सलेट कर रहा है। ठीक है ना? एक्सलेट तो ये भी कर रहा है, लेकिन इसका वेग क्या है? कांस्टेंट है। वेग कांस्टेंट है तो एक्सलेशन इसका कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये त्वरित है, तो त्वरित अवस्था में क्या हो जाएगा? यहाँ पर वो हमें क्या देगा? चुंबकीय क्षेत्र प्रोवाइड करेगा। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट के बात करते हैं, बिंदु आवेश। बड़े काम की चीज़ है। बिंदु आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट चार्ज। याद रखिएगा भैया ना, क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। क्योंकि हो सकता है कई बार मेरे से ये निकल जाएगी पॉइंट चार्ज की हम बात कर रहे हैं, या कई बार आपने सुना भी होगा पॉइंट चार्ज क्या होता है। ठीक है जी। तो देखिए पॉइंट चार्ज के बारे में बात करते हैं। यदि किसी निश्चित आकार की आवेशित वस्तु के कारण उसके बाहर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग का पालन करे तो यह वस्तु बिंदु आवेश की तरह कार्य करती है। मतलब अगर कोई वस्तु, किसी भी निश्चित आकार की कोई वस्तु है, आवेशित वस्तु है, और वो क्या कर रही है? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रही है। व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो उसकी दूरी के वर्ग की क्या हो जाए? व्युत्क्रम हो जाए। ठीक है ना? तो अगर उसका पालन करती है तो वो जो आवेशित वस्तु है वो किसकी तरह काम करेगी? एक बिंदु आवेश की तरह काम करेगी। ठीक है ना? इसने उदाहरण दे रखा है। उदाहरण के लिए लिखा है इन्होंने भाई, क्या है? विलगित गोला। ठीक है, एक गोला किसी सतह पर, उसकी सतह पर कितना हो गया? समीपस्थ बिंदुओं तथा दूरस्थ बिंदुओं के लिए बिंदु आवेश की तरह काम करते हैं। जैसे मान लीजिए गोला है, इस गोले के ऊपर कितना आवेश है? Q आवेश है। तो इसको मैं बहुत दूर से अगर देख रहा हूँ, मान लीजिए अनंत दूरी से देख रहा हूँ, तो ये किसकी तरह काम करेगा? एक तरीके से बिंदु आवेश की तरह काम करेगा। ठीक है ना? इसकी पूरी सतह पर मैंने मान लिया क्या? अगर धन आवेश है तो क्या आ जाए? अगर पूरा धन आवेश है तो। ठीक है, चलिए चालक पर आवेश, ये बड़े काम का अगला जो पॉइंट है वो क्या है भाई? चालक पर आवेश। तो चालक पर आवेश के बारे में बात करते हैं। एक सेकेंड, इसको बड़ा कर दें। और देखो भाई चालक पर आवेश में क्या दे रखा है इन्होंने? किसी चालक पर अगर आवेश है, किसी भी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसकी बाहरी सतह पर रहता है। इसी कारण समान त्रिज्या के खोखले गोले, कौन से गोले भाई? खोखले गोले है ना, खोखले गोले तथा ठोस गोले बराबर आवेश धारण करते हैं। खोखले गोले पर भी 10 Q हो सकता है, और जो भरा हुआ ठोस गोला है उस पर भी कितना हो सकता है? Q आवेश हो सकता है। तो दोनों के ऊपर जो आवेश होता है वो कहाँ लाई करता है? मतलब अगर सॉलिड है, ठोस गोला है, तो उसका जो अंदर वाला आवेश है वो फ्लो कर कहाँ जाएगा? सरफेस पे आएगा। और खोखले में तो सतह पे ही होता है, अंदर कोई जगह है ही नहीं। तो जहाँ जहाँ वस्तु होती है या जहाँ जहाँ Q, वहाँ सॉरी ये बात हम नहीं करेंगे। तो जहाँ पर हमारे पास मटेरियल होता है वहाँ पर क्या होगा? आवेश होगा। ठीक है, तो खोखले गोले की अगर मैं बात करूँ तो खोखले गोले के अंदर सतह पर क्या होता है? ये Q आवेश हो गया। और अगर इसकी जगह में क्या कर दो? सॉलिड बना दो, मतलब सॉलिड ऐसा, इसको ऐसा सॉलिड बना देते हैं। ठीक है ना? एकदम जैसे मान लीजिए ये है ना, और इसको एकदम अच्छा मोटा कर देता हूँ मैं, ये इस टाइप से। तो यहाँ पर अगर कोई आवेश दे रखा है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा आवेश फ्लो कर कहाँ जाएगा? इसकी सतह पर आ जाएगा ना। तो ये हो गया अपने पास झकास एकदम, है ना।
ये इसको यहाँ प्लस क्यू आवेश दे रखा है, तो ये आवेश फ्लो कर कहाँ जाएगा, इसकी सतह पर आ जाएगा। कहाँ जाएगा भाई, इसकी सतह पर आ जाएगा इस तरह से ना। तो याद रखना। और खोखले गोले के अंदर तो आवेश है ही नहीं, खोखले गोले के अंदर यहाँ पर आवेश कितना, यहाँ पर तो जीरो हो गया, पूरा का पूरा आवेश कहाँ पहुँच गया भाई, इसकी सतह पर, यहाँ पर है ना, इस तरीके से यहाँ पर आ गया ना। तो याद रखिएगा दोनों बातें। चलिए आवेश, चालक पर आवेश की बात कर लेते हैं हम आगे। किसी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसकी बाहरी सतह पर रहता है। कहाँ रहता है भाई, उसकी बाहरी सतह पर रहता है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, रहता है। इसी कारण समान त्रिज्या के खोखले गोले और ठोस गोले में बराबर आवेश होता है। साबुन का बुलबुला, इसने एक एग्जांपल दे रखा है भाई, ये साबुन का बुलबुला आवेशित होने पर फैलता है यदि सतह समरूप है और आवेश सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है। किसी भी साबुन के गोले के ऊपर अगर आवेश है तो पूरी सरफेस पे क्या होता है, एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है ना। तो आवेश सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है एवं असमरूप सतह पर आवेश वितरण अर्थात आवेश घनत्व असमान नहीं रहता। असमरूप सतह नहीं है तो भाई हो सकता है कहीं पर आवेश ज़्यादा हो जाए, कम आवेश कम हो जाए। अगर उसकी सतह समरूप मतलब एक जैसी है, ये जैसे गोला हो गया है ना, तो सतह उसकी एक जैसी है तो उस पर बराबर मात्रा में आवेश उत्पन्न होगा, वितरित होगा। और अगर सतह असमान है, असमरूप है, तो कैसा हो जाएगा, आवेश कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा वितरित हो जाएगा। ठीक है। वक्रता त्रिज्या न्यूनतम, देखिए भाई ये नीचे भी एक पॉइंट लिखा है, ये हमारे आगे काम आने वाला है। सिग्मा इज व्युत्क्रमानुपाती 1/r। तो यह बिंदुओं पर अधिकतम होता है, वक्रता त्रिज्या न्यूनतम होती है, अर्थात आवेश घनत्व सिग्मा समानुपाती 1/r के समानुपाती होता है। इसी कारण नुकीले बिंदु पर आवेश का क्षरण होता है। कोने के बिंदुओं पर क्या होता है, आवेश का क्षरण होता है, मतलब आवेश क्या होता है, उस पर ज़्यादा मात्रा में वितरित होता है। ये देखिए भाई, ये पूरी तरह से समरूप सतह है तो पूरी तरह से इस पर आवेश वितरित है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक असमरूप सतह है, तो एक कोने वाले हिस्से पर क्या आवेश दिख रहा है बहुत सारा, लेकिन यहाँ इस ब्रॉड वाले हिस्से पर क्या हो गया, आवेश का मान कम है। एक यहाँ धन आ गया, यहाँ धन आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हो गई। चलिए आवेश वितरण की बात करते हैं। अगला आर्टिकल हमारे पास काफ़ी काम का है। अब आवेश का जो वितरण होता है वो 3 तरीके से हो सकता है। ठीक है ना। आगे इसने लिखा होगा, एक होता है सतत आवेश वितरण, मतलब रेखीय आवेश घनत्व, एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और एक तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। 3 तरीके से वितरण कर सकते हैं। कोई रेखा है, कोई छड़ है, उसके ऊपर रेखीय कर दिया हमने। ठीक है ना। तो जैसे एक छड़ है, इस छड़ के ऊपर आवेश को मैंने वितरित कर दिया। ठीक है ना। कोई एक ऐसा प्लेट ले लिया, क्षेत्रफल वाली चीज़ ले ली, इसके ऊपर आवेश को ऐसा वितरित कर दिया। या कोई क्यूब ले लिया या गोला ले लिया, गोला कैसा हो गया 3D में, तो इसके लिए होगी किसकी बात, आयतन की बात होगी। किसकी बात होगी, आयतन की। इसके लिए किसकी होगी भाई, सतह की बात हो गई। और इसके लिए क्या हो गया, रेखीय हो गया, मतलब ये क्या है, एक रेखा में आवेश वितरित है। तो 3 तरह का आवेश घनत्व होता है। ठीक है ना। इसके आवेश घनत्व को लैम्डा के द्वारा, इसके सिग्मा के द्वारा और इसको रो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा, इसको बोलते हैं लैम्डा, इसको बोलते हैं सिग्मा और इसको बोलते हैं रो। तीनों सिंबल को याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है सबसे पहला क्या, आवेश घनत्व में सतत आवेश घनत्व। पहला क्या लिखा, सतत आवेश घनत्व। अब सतत आवेश घनत्व में इसमें आ जाइए, सतत आवेश घनत्व में सबसे पहला हमें क्या दे रखा है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश वितरण। ये देखिए एक छड़ बना रखी है, छड़ के ऊपर क्या होगा, पूरा धनावेश यहाँ पर वितरित है मेरे पास, है ना। पूरा का पूरा क्या हो गया, धनावेश यहाँ पर वितरित है ये। ठीक है, लैम्डा द्वारा। और यहाँ पर भी क्या हो गया, पूरा का पूरा लैम्डा और ये पूरा आवेश यहाँ पर वितरित है, ये पूरा, है ना। दिख रहा होगा आपको ये पूरा जी। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, उसकी सतह पर विपरीत है। तो ये जो रिंग है, ये आपको दिख रहा होगा रिंग, रिंग को तोड़ दो और इसे लंबी कर दो तो एक कैसे रेखा की तरह काम करने लग जाएगी, है ना। एक रिंग है, जैसे मान लीजिए कड़ा है, इस कड़े को बीच में से काट देता हूँ और इसको चौड़ा कर देता हूँ तो किसी तरह काम करेगा, एक छड़ की तरह या एक रेखा की तरह काम करने लग जाएगा। तो क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा भाई, आवेश बटे लंबाई। क्या होगा, आवेश बटा लंबाई। तो एकांक लंबाई में जितना आवेश फैला हुआ है या एकांक लंबाई में जितना आवेश वितरित है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, रेखीय आवेश घनत्व। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम, लैम्डा के द्वारा। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा के द्वारा। लैम्डा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम पर मीटर। क्या होता है भाई, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो गया, कूलाम पर मीटर। और उसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, L-1 T/A। तो बेसिक चीज़ें याद रखिएगा। इंग्लिश मीडियम में के वीडियो में भी सब चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है ना, उसमें काफ़ी आगे तक हो गया है, तो आप ध्यान रखिएगा कैसे इसको करना है। दूसरा आता सतह आवेश घनत्व, इसको सतह आवेश घनत्व ही बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कोई आवेश कैसा वितरित होगा, सतह पर। ये दे रखा है हमारे पास, ये सॉलिड है, ये क्या ठोस है,
कैसा है, ठोस है। और ये भी क्या है अपने पास, एक प्लेट आ गई तो इस पर पूरा धनावेश वितरित है। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो सत्ता आवेश घनत्व होता है वो किस पे वितरित होता है, क्षेत्रफल पे। जैसे मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, इसके ऊपर कोई आवेश क्या है, वितरित है, तो अगर बोर्ड के ऊपर कोई आवेश वितरित है तो वो कैसा कहलाएगा मेरे पास, सतह आवेश घनत्व, या फिर उसको मैं बोल दूँ पृष्ठीय आवेश घनत्व। एक वर्ड यहाँ लिख देता हूँ, लिखा है क्या इसमें, नहीं लिखा, इसको याद रखना, क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा के द्वारा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा डिनोटेड बाय द सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, और मीटर स्क्वायर किसका होगा, क्षेत्रफल का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सिग्मा के बारे में बात हो गई। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं इसके आयतन आवेश घनत्व के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इसके आयतन आवेश घनत्व के बारे में। चलिए आ जाओ फटाक से। ये उसकी मात्रक विमा दे रखी है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की विमा आप निकाल ही सकते हैं। क्या था, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। कूलाम को लिखते हैं 80 और मीटर स्क्वायर को लिखते हैं L⁻²। तो जब L⁻² को ऊपर ले जाओगे तो -2 AT है ना, क्या हो जाएगा, -2 L⁻² A और T। तो ये उसका क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया। तीसरे नंबर का जो दे रखा है उसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। तीसरा जो वितरण होता है किस पर होता है, आयतन पर होता है, मतलब जहाँ आयतन की बात हो रही है। तो इसमें ये ठोस गोला हो गया, बेलन गोला हो गया, या फिर क्यूब भी हो सकता है, घन, क्या हो जाए, कोई घन हो जाए, ऐसा घन, दे धनाधन, ठीक है ना, घन हो जाए। इसके ऊपर पूरा आवेश अगर वितरित है इस तरीके से, ठीक है ना, या तो बाहर वितरित है या फिर अंदर वितरित है, ऐसा मैं बोल देता हूँ, तो वो क्या कहलाएगा मेरे पास एक तरह से पृष्ठीय आयतन आवेश घनत्व। क्या कहलाएगा, आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ रो बराबर आवेश बटा क्या हो जाएगा, आयतन, मतलब कूलाम बटा क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। कूलाम पर क्या है, मीटर क्यूब। और उसका विमीय सूत्र कितना आ जाएगा, L⁻³ T × A। तो आई होप आपको तीनों तरह के आवेश घनत्व पूरे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कैसे इसमें बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, ये बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, आवेश के क्वांटीकरण की अगर मैं बात करूं तो किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमेशा उसके पूर्ण गुणक होते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक होता है। जैसे मान लीजिए कोई चालक गोला है, कोई चालक है, इसके ऊपर मैंने लिखा 20 इलेक्ट्रॉन। कितना लिखा, 20 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक मतलब हमेशा ये क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या आएगी। क्या आएगी, एक पूर्ण संख्या। कभी भी मैं इसमें ऐसा नहीं बात करूँगा, कैसे, जैसे मैंने लिखा 2/7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2/7 है, ये कैसा है, फ्रैक्शनल में लिखा ना, अपरिमेय संख्या, मतलब एक तरह से क्या अपॉन में लिखा, P/Q के फॉर्म में लिखा है। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 10 50 ये सब पूर्ण संख्या है। लेकिन 1/2 4/5 ऐसी आ जाए, ऊपर हर अंश और हर के फॉर्म में आ जाए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये लिखा है, जब एक भौतिक राशि सभी मानों को ग्रहण न करके केवल विविक्त, कौन सा, विविक्त मानों को ही ग्रहण करती है, तो राशि को क्या कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में, बंडल्स के फॉर्म में या पैकेट के फॉर्म में, एक सिंगल फॉर्म में नहीं, डिस्क्रीट फॉर्म में, बंडल के फॉर्म में या पैकेट के फॉर्म में ही अगर एनर्जी को लेता है, तो प्रकृति में संभव न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन का मान। अतः किसी वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश E का क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई है। Q बराबर कितना हो जाएगा भाई, +-N × E। यहाँ E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और N क्या हो गया, उसका पूर्ण गुणक हो गया। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पूर्ण गुणक होगा। N का मान 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है, N का मान 1 2 3 4 हो सकता है। चलिए, किसी वस्तु पर आवेश, ये लिखा है इन्होंने, तो किसी वस्तु पर अगर आवेश बात करें तो इत्यादि के फॉर्म में संभव नहीं है। ये दशमलव में हम नहीं ले सकते हैं, हमेशा पूर्ण गुणक होना चाहिए। 1 2 4 10 50 100 1000 लाख करोड़, ठीक है ना, इस टाइप से हो सकता है। दो धन में भी हो सकता है, वो ऋण में भी हो सकता है, क्योंकि हमने आपको समझाया है कि आवेश कितने तरह का होगा, 2 तरीके का, एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, चलिए आवेश और द्रव्यमान में थोड़ी सी तुलना दे रखी है। तो ये आज का अपना लास्ट आर्टिकल रहेगा, आवेश और द्रव्यमान वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले आवेश और द्रव्यमान में क्या क्या अंतर होता है आवेश में और क्या क्या अंतर होता है द्रव्यमान में। ठीक है ना, तो सबसे पहले आवेश 2 प्रकार का होता है भाई, कौन कौन सा, धनात्मक और ऋणात्मक। लेकिन द्रव्यमान में ऐसा नहीं होता है, द्रव्यमान तो धन ही होता है ना। कभी ऐसा सुना है कि जाओ बाजार से -2 किलो आलू लेके आओ, नहीं सुना ना। तो ऋणात्मक का तो कोई लेना देना यहाँ पर है ही नहीं। तो ये हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता।
यह बात हमने कर ली थी कि आवेश को वेग से कोई लेना देना नहीं, वो कितना है 10 है 20 है 50 है कोई मतलब नहीं, मतलब वो उसमें निर्भर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ये निर्भर जरूर करता है, यहाँ पर ये निर्भर जरूर करता है ना, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग के साथ बढ़ता है। ये किसके लिए, अगर वस्तु बहुत छोटी हो, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटे पार्टिकल की, अगर मैं बहुत छोटे कण की बात कर रहा हूँ तो वो क्या होता है, उस स्थिति में ये फॉर्मूला हमारे लगेगा, ये बात ध्यान रखना। तो इस फॉर्मूले के द्वारा क्या होता है कि अगर उस वस्तु का वेग, जो भी पार्टिकल है, जो कण है, उस कण के वेग को मैं प्रकाश के वेग के बराबर कर दूं, मतलब c कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही मान मेरे पास किसका हो जाए, v का हो जाए। तो v और c का मान अगर बराबर हो गया तो इसने इसको मार दिया, बचा कितना, m बराबर m0 बटे 1 - 1। अब 1 - 1 कितना हो गया भाई, 0 हो गया। 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो समथिंग अपॉन में 0, ऊपर कुछ भी लिखा और उसके बटे में 0, तो ये कितना हो जाएगा, एक तरह से अनंत हो जाएगा। तो ये वो कंडीशन है कि जहाँ पर उस कण का वेग अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो उसका मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन कौन से कण, बहुत छोटे कण, बहुत छोटे, मैं किसी ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बॉटल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, या ये रिंग की बात कर रहा हूँ ना, है ना, बहुत छोटे पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन से छोटे हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ होगा, तो उनका वेग बढ़ाने पर क्या होता है, उनका वेग बढ़ाने पर हमारे पास क्या होता है, उसका मास भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए लिखा है प्रकाश की चाल mv से गतिमान वस्तु का द्रव्यमान है m0 वस्तु का विराम द्रव्यमान। याद रखिएगा m0 क्या था वहाँ पर, वस्तु का विराम द्रव्यमान, ठीक है, m0 क्या था, वस्तु का विराम द्रव्यमान। लॉक हो गई स्क्रीन। m0 क्या था, वस्तु का विराम द्रव्यमान। 1 मिनट है ना, चलो भाई कहाँ पर बात, अरे 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 कहाँ गई, तो यहाँ पर m0 क्या था, वस्तु का विराम द्रव्यमान था, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, वस्तु का विराम द्रव्यमान, ठीक है जी। आवेश क्वांटीकृत होता है, अभी हमने बात करी थी कि आवेश जब भी हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या लेंगे, हमेशा पूर्ण गुणक लेंगे, पर यहाँ पर ऐसी कोई चर्चा नहीं है। द्रव्यमान का क्वांटीकरण अभी स्थापित नहीं हुआ है, आधा ले लो, टुकड़ा ले लो 1/2, जैसे आधा किलो हम 10 ग्राम 5 ग्राम 0.5 ग्राम इस तरह से लेते हैं कि नहीं, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के अंदर ऐसा लेना देना कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये विद्युत आवेश सदैव संरक्षित रहता है भाई, याद रखना, ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो लॉ है इसमें ऐसा नहीं है, द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है, ठीक है ना, इसे ऊर्जा में एवं ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। किसको, द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसका कुछ द्रव्यमान होता है ना, वो किस में कन्वर्ट होता है, पेट में जाने के बाद, डाइजेशन होने के बाद, पाचन होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ऊर्जा मिलती है ना उससे, कि नहीं मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है, ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है जी। हाँ भाई चलो भाई आगे बात करते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, ये आज के इस लेक्चर का अपना आखिरी पॉइंट है, ठीक है ना। फिर आवेशन की विधि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। देखिए भाई आवेशों के बीच बल आकर्षित, कौन सा वाला, आकर्षित और प्रतिकर्षित, ये दोनों लगते हैं। कैसे कि अगर मेरे पास धन धन है या ऋण ऋण है तो बल क्या लगेगा हमारे पास, आकर्षी बल लगेगा, क्या लगेगा, आकर्षित। और अगर धन और ऋण है, कौन सा बल है, धन और ऋण है, तो उसमें कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षित। कैसा लगेगा भाई, ओह सॉरी उल्टा बता रहा हूँ मैं बेटा, सॉरी गड़बड़ हो गई ये। तो अगर धन धन और ऋण ऋण आ जाए तो बल कैसा लगेगा भाई, धन धन हो गया और ऋण ऋण हो गया, तो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण वाला। अरे हाँ ना बोलो यार, प्रतिकर्षण वाला ना। और धन और ऋण अगर आ गया तो कैसा लगेगा भाई, आकर्षण वाला बल लगेगा ना, मतलब वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। असमान आवेश हो गया तो आकर्षण, अगर समान आवेश हो गया तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। पर गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण का ही बल होता है। कैसा होता है, आकर्षण का बल होता है, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी में था तो अर्थ के ऊपर हम किसी पार्टिकल को और फेंकते हैं, जैसे पृथ्वी है, यहाँ से मैंने कोई कण को ऊपर फेंका तो एक कण क्या आएगा, हमेशा नीचे की तरफ आता है। पृथ्वी का मास क्या, बहुत ज़्यादा मतलब 6 × 10⁻24 किलोग्राम, क्या बोलते हो, याद होगा ना आपको तो। और इसका मास मान लीजिए 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम की तुलना में ये तो बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगी, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, क्या कर लेगी, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल मतलब क्या होता है, F = G m1 m2/r का
स्क्वायर। तो ये हमेशा कैसा होता है, एक तरह से आकर्षण का बल होता है, एक वस्तु का द्रव्यमान दूसरी वस्तु के द्रव्यमान को प्रतिकर्षण बल नहीं लगाता है। क्लियर है? चलिए भाई, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इतनी ही बातें करेंगे जिसके अंदर मैंने आपको सब बेसिक से लेके अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता दिए, जिसमें आवेश के बारे में और आवेश के गुण के बारे में सारे प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कशन कर लिए हैं। अगला जो आर्टिकल आएगा वो आवेशन की विधि आएगा कि हम कैसे मेथड ऑफ चार्जिंग कर सकते हैं, कैसे किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल फिजिक्स विद सचिन सिंह पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसे हिंदी मीडियम के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको फटाफट यहाँ मिलते रहें। ठीक है ना? फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर। ठीक है ना? तब तक के लिए ओके बाय।